भगवान के माने लगनी। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे पावर स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है, जिनका नाम ही काफी है। ये बिहार, यूपी और झारखंड में बेहद मशहूर हैं। गोरी फूला झाड़ी बारू। इनके गानों के दीवाने सिर्फ इन राज्यों में ही नहीं बल्कि अब बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। शायद आप सभी ने इनका मशहूर भोजपुरी गाना लॉलीपॉप लागेलू तो जरूर सुना होगा। ये गाना इतना लोकप्रिय है कि चाहे क्रिकेट स्टेडियम हो, शादी विवाह का मौका हो या फिर कोई खुशी का माहौल, ये गाना जरूर सुनाई देता है। वहीं हाल ही में आई फिल्म स्त्री 2 में इनका गाया हुआ गाना रात मैंने खेतों में तू आई नहीं जबरदस्त हिट हुआ था, जो अब तक करीब 800 मिलियन व्यूज के आसपास हो चुका है। इस गाने के लिए इन्हें बॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में आए एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में हिस्सा लिया था। दिलचस्प बात यह रही कि उन्हीं की वजह से शो की टीआरपी नंबर 1 पर पहुंच गई। यहां तक कि उसने बिग बॉस जैसे बड़े शो को भी पीछे छोड़ दिया। इसी कारण उनके फैंस ने उन्हें टीआरपी किंग का खिताब दे दिया। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई, पावर दूसर के कहां से ले ली। अगर देखा जाए तो उनके गाने हमेशा किसी न किसी ट्रेंडिंग लिस्ट में जरूर दिखाई देते हैं। ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आना तो अब उनके गानों के लिए एक आम बात बन चुकी है। चाहे वह भोजपुरी गाने हों या बॉलीवुड का, उनका जलवा हर जगह एक जैसा बरकरार रहता है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे तो वहीं गानों के साथ साथ यह पावर स्टार अक्सर विवादों में भी घिरे रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे हाल ही में अंजलि राघव का मामला ही क्यों ना हो, जिन्होंने पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी। एक कार्यक्रम के दौरान इस पावर स्टार ने अंजलि राघव की कमर पर हाथ रख दिया था, जिसके बाद मामला काफी बढ़ गया और खूब चर्चा में रहा। दिल से तेरी याद इसके अलावा इनका और खेसारी लाल यादव के बीच का विवाद भी अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ भी इनका रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन बाद में इन्होंने किसी दूसरी लड़की यानी ज्योति सिंह से शादी कर ली। हालांकि यह उनकी दूसरी शादी थी जो ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। कई साल साथ रहने के बाद दोनों के बीच मतभेद बढ़े और बात तलाक तक पहुंच गई। अब यह मामला और भी पेचीदा हो चुका है। इसके साथ ही इनका राजनीतिक सफर भी विवादों से भरा रहा है। पहले बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना और अब दोबारा बीजेपी में शामिल होना, इन सब वजहों से उन पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन समय समय पर पवन सिंह ने बिहार के बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की भी मदद की है। वे खुद अपने पैसों से सहायता करते हैं, चाहे बात बाढ़ पीड़ितों की हो या किसी अन्य संकट की। पावर स्टार हमेशा आगे बढ़कर लोगों की सेवा में खड़े रहे हैं। बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि कहा जाता है वे जब चाहें गेम चेंज कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमने राइज एंड फॉल्स शो में भी देखा था। के साथ और अगर बात चुनाव की करें तो कराकट चुनाव में उनके कारनामे सभी ने देखे थे। भले ही वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे। ऐसी कई दिलचस्प बातें हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लाल, पावर स्टार, सिंगर और एंग्री यंग मैन एक्टर, भोजपुरिया किंग पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के जीवन, उनकी फिल्मों, उनके सुपरहिट गानों और एल्बम्स की उन सभी बातों पर जिन्हें शायद आप बहुत कम जानते होंगे। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत से भाई सिर्फ थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। वैसे कमेंट में पावर स्टार लिखना ना भूल। मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। भोजपुरिया किंग जमाना कहेला पवन सिंह। तो पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय रमाशंकर सिंह था, जो कोलकाता की ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। बाबूजी कहे पवन सिंह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं।
उनके सबसे बड़े भाई का नाम राणू सिंह है, जिनका नाम अक्सर पवन सिंह के गानों में सुनने को मिलता है। पवन सिंह से बड़े भाई का नाम गुड्डू सिंह है। पवन सिंह के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता अपने गांव बिहार राज्य के आरा जिले के जोखरी में आकर अपने पैतृक निवास में रहने लगे। जब पवन सिंह 5 साल के थे तब वे अपने चाचा अजीत सिंह के साथ स्टेज शो में जाने लगे। उनके चाचा साइकिल के पीछे हारमोनियम रखते और आगे पवन सिंह को बैठाकर कार्यक्रमों में ले जाया करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि पवन सिंह स्टेज पर ही सो जाते थे, यानी 5 साल की उम्र में ही उन्हें खिलौनों की जगह हारमोनियम और घर की जगह स्टेज मिल चुका था। सोचिए, ऐसा इंसान अगर एक बेहतरीन सिंगर नहीं बनता तो कौन बनता। जब के दिल में समा जाला, जब के। और इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी मेहनत रही है उनके चाचा और गुरु अजीत सिंह की, जिन्होंने इस हीरे जैसी आवाज को निखारा और तराशा। कभी भी पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह ने यह नहीं सोचा था कि पवन सिंह इतनी कम उम्र में गाने की दुनिया में कदम रख देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल जब पवन सिंह छोटे थे तब एक स्टेज शो के दौरान किसी व्यक्ति ने उनके गाए हुए गानों को रिकॉर्ड कर लिया। बाद में बिना पवन सिंह या उनके चाचा को बताए उस व्यक्ति ने उन्हीं गानों को एक MP3 कैसेट के रूप में रिलीज कर दिया। जब वह कैसेट बाजार में पहुंची और पवन सिंह के गाने लोगों के बीच बजने लगे तो खासकर उनके गांव आरा बिहार में लोग उनके चाचा अजीत सिंह से उन गानों की कैसेट मांगने लगे। अजीत सिंह खुद यह सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि पवन सिंह के गाने रिकॉर्ड होकर रिलीज हो चुके हैं। लेकिन इसी घटना के बाद से ही पवन सिंह के संगीत सफर की शुरुआत हो गई। हालांकि शुरुआती दिनों में पवन सिंह के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अपने खर्चे पर कोई कैसेट निकाली जा सके, लेकिन किसी न किसी तरह जुगाड़ करके उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली T सीरीज के बैनर तले रिलीज हुआ था। शुरुआती दौर में जब पवन सिंह T सीरीज से जुड़े तब उनके लिए मनोज मतलबी, अशोक शिवपुरी और अंजनी उपाध्याय गाने लिखा करते थे। ओढ़निया वाली एल्बम की सफलता के बाद पवन सिंह लगातार T सीरीज से जुड़े रहे और कई एल्बम गाने गाए, जिनमें शामिल हैं कमांडर वाला, ऐ घर वाली, सुन ए दुपट्टा वाली, जीए के मशीन, BA पास भौजी, भैया के साली ओढ़निया वाली, बगल के यार, मजा आवे तड़पावे में, दुनिया एक दिन छुट्टी, साथी उड़नबाज आदि। ये सभी एल्बम T सीरीज के बैनर तले रिलीज किए गए थे। लेकिन अभी वह एल्बम आनी बाकी थी जिससे पवन सिंह को बिहार और यूपी में असली पहचान मिल सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2004 में रिलीज हुई पवन सिंह की एल्बम कांच कसीली ओट की। इस एल्बम ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। इस एल्बम के 3 गाने जबरदस्त हिट हुए। एक एल्बम का टाइटल सॉन्ग कांच कसीली और दूसरा जालीदार कुर्ती। इस एल्बम की सफलता के बाद पवन सिंह एक जाने माने सिंगर बन गए, लेकिन तब तक उन्होंने T सीरीज से सिर्फ लोक गीत ही गाए थे। पवन सिंह की इच्छा थी कि वे T सीरीज कंपनी से भक्ति गीत भी गाएं, लेकिन कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि भक्ति गीत साल में केवल एक बार ही चलते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बात से पवन सिंह कुछ नाराज हो गए। साथ ही वे चाहते थे कि T सीरीज कंपनी उन्हें गानों के लिए थोड़ा अधिक पैसे दे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने T सीरीज को छोड़ दिया। इसके बाद वे वेव म्यूजिक कंपनी से जुड़ गए। वेव म्यूजिक में आने के बाद पवन सिंह ने देवी गीतों से अपने नए सफर की शुरुआत की। एल्बम जबरदस्त हिट साबित हुए। इन भक्ति गीतों की गूंज मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों तक सुनाई देने लगी। इतनी बड़ी सफलता देखते हुए वेव म्यूजिक कंपनी ने पवन सिंह को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया रंगनी चुनरिया तोहरे नाम। लागल आके करजवा में नैना के पानी। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और पवन सिंह की पहली ही फिल्म हिट फिल्म साबित हुई। हो बड़ा जान मारे जालीदार कुर्ती। उस समय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रवि किशन, मनोज तिवारी और छैला बिहारी जैसे बड्ढे कलाकारों का बोलबाला था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पवन सिंह को असली पहचान 2008 में आई। उनकी एल्बम लॉलीपॉप लागेलू से मिली।
हालांकि रिलीज के समय यह गाना ज्यादा नहीं चला और फ्लॉप साबित हुआ था, लेकिन 6 से 7 महीने बाद इस गाने ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज तक इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। आज भी लॉलीपॉप लागेलू गाना दिन ब दिन और ज्यादा सुना जा रहा है। चाहे विदेशों के क्रिकेट स्टेडियम हो या भारतीय डांस क्लब या फिर शादी विवाह की पार्टियां हो, तो वहीं इस गाने पर तो बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी भी ठुमके लगा चुके हैं। चाहे सलमान खान हो या ऋतिक रोशन, इस गाने की वजह से पवन सिंह को विदेशों में भी अच्छी पहचान मिली। लॉलीपॉप लागेलू के बाद पवन सिंह की अगली एल्बम सानिया मिर्जा कट नथुनिया आई, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला, जिसके सभी गाने जबरदस्त हिट हुए थे। साथ ही सैड सॉन्ग्स में भी पवन सिंह का दबदबा रहा। उनकी एल्बम सच्चाई को पवन सिंह के अब तक के बेहतरीन सैड सॉन्ग एल्बमों में से एक माना जाता है, सनहिया लगावल, जिसे एंगल म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया था। फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम की सफलता के बाद साल 2008 में पवन सिंह की 2 फिल्में रिलीज हुईं, भोजपुरिया दरोगा और ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रतिज्ञा। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेज। इसके बाद साल 2009 में पवन सिंह की 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें शामिल थीं सैया के साथ मढ़ैया में, जोगी जी धीरे धीरे, तू जान हो हमार, उमरिया कैली तोहरे नाम, प्यार बिना चैन कहां और ओढ़निया कमाल करे। फिर साल 2010 में पवन सिंह की 3 फिल्में आईं, दरार जो हिट साबित हुई और पवन पूर्विया, इसके बाद देवरा बड़ा सतावेला जो ब्लॉकबस्टर रही। इसी तरह 2011 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें देवर भाभी एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। फिर 2012 में उनकी 7 फिल्में आईं, जिनमें भैया के साली ओढ़निया वाली कुछ दर्शकों ने खूब सराहा। भैया के साली घरे आइल बाड़ी जब से चाह के लिगोरी हर। साल 2013 में पवन सिंह की 12 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें ट्रक ड्राइवर, कट्टा तनल दुपट्टा पर और खून पसीना जैसी सफल फिल्में सफल रही थीं। इसी तरह 2014 में पवन सिंह की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें योद्धा और प्रतिज्ञा 2 जैसी फिल्में शामिल थीं। प्रतिज्ञा 2 में ही पहली और आखिरी बार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ नजर आए थे। फिर साल 2015 में पवन सिंह की 12 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें गंगापुत्र, हुकूमत बाज गईल डंका और सुहाग जैसी फिल्में थीं। इसके बाद 2016 में उनकी 4 फिल्में आईं, भोजपुरिया राजा, गदर, त्रिदेव और जिद्दी, और सभी सफल फिल्में साबित हुईं। साल 2017 में पवन सिंह की 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से एक फिल्म सत्या जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लुलिया मांगे ले लुलिया का। यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा नाम है। इसके अलावा तबादला और धड़कन जैसी फिल्में भी इसी साल आई। ऐसन रूपवा सजावल का होई। 2018 में पवन सिंह की 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सैया सुपरस्टार, वांटेड और माँ तुझे सलाम प्रमुख सफल फिल्म थीं। बेरी बेरी बाजे रे पलाइया। फिर 2019 में उनकी फिल्में क्रैक फाइटर, मैंने उनको सजन चुन लिया और जय हिंद, साथ ही शेर सिंह रिलीज हुईं। इसके बाद 2021 में पवन सिंह की 3 फिल्में आईं, घातक और बॉस इनमें प्रमुख थीं। फिल्म बॉस को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद 2022 में पवन सिंह की 4 फिल्में रिलीज हुईं, मेरा भारत महान, धर्मा और कैसे हो जाला प्यार उनमें शामिल थीं। हालांकि 2022 के बाद पवन सिंह की फिल्मों की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। फिर 2023 में उनकी केवल एक फिल्म हर हर गंगे रिलीज हुई, जबकि 2024 में 2 फिल्में आईं, जियो मेरी जान और सूर्यवंशी, जिनमें से सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साल 2025 में अब तक पवन सिंह की केवल एक ही फिल्म रिलीज हुई है, जिसका नाम पावर स्टार है। यानी 2017 और 2018 के बाद पवन सिंह की फिल्मों की संख्या कम होने का कारण यह था कि 2017 में पवन सिंह ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वे स्टार प्रचारक के रूप में व्यस्त रहने लगे। इसके अलावा 2024 में उन्होंने काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
पहले बात करते हैं पवन सिंह की पहली और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। पवन सिंह की पहली शादी 1 दिसंबर 2014 को अपने भैया की साली नीलम सिंह से हुई थी, जिन्हें पवन सिंह बहुत प्यार करते थे। नीलम सिंह का दूसरा नाम प्रियंका कुमारी भी था। शादी के समय उनकी उम्र 22 साल थी और वे BA पार्ट 1 की स्टूडेंट थीं। शादी के बाद नीलम पवन सिंह के साथ मुंबई के ओसिवादा स्थित फ्लैट ऑर्किड में रहने लगीं, जहां पवन सिंह के बड़े भाई और भाभी, जो नीलम की बड़ी बहन थीं, भी साथ में रहते थे। लेकिन शादी के 3 महीने बाद नीलम अपने मायके चली गईं ताकि अपनी परीक्षा दे सकें। परीक्षा देने के बाद 3 मार्च 2015 को वह फिर मुंबई लौट आईं पवन सिंह के पास। लेकिन इसी दौरान शादी को केवल 3 महीने ही हुए थे कि 8 मार्च 2015 की देर रात अपने ही फ्लैट के कमरे में नीलम ने सुसाइड कर लिया। हालांकि उस समय पवन सिंह अपने शूटिंग शेड्यूल में व्यस्त थे। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसे आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा पवन सिंह के जीवन में पहले ही एक अभिनेत्री की एंट्री हो चुकी थी। यह बात साल 2013 की है, जब पवन सिंह की फिल्म आई थी बजरंगी। कुछ बुझाता कि ना? 56 लाख की चोली तो हर 90 के मुस्कान। जी, हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की, जो कि पवन सिंह की को स्टार थीं। इसी दौरान पवन सिंह के जीवन में एक नई कहानी ने जन्म लिया और वो था प्यार, मोहब्बत, इश्क। फिल्म बजरंगी के बाद साल 2014 में अक्षरा सिंह और पवन सिंह की 2 फिल्में आई, जिनमें से पहले फिल्म का नाम था ठोक देव और दूसरे फिल्म का नाम था प्रतिज्ञा 2। तोहसे कितना प्यार करीले तोहके ना अंदा। और इन दोनों फिल्मों के रिलीज के बाद फिर कहीं पवन सिंह की शादी हुई थी नीलम सिंह के साथ। तो इधर अक्षरा सिंह के अनुसार पवन सिंह का उनके शादी से पहले ही उनके साथ रिलेशनशिप चल रहा था और कहीं ना कहीं इसकी भनक नीलम सिंह को भी लग चुकी थी। हालांकि इस मामले को आगे बढ़ाना हम आप पर छोड़ते हैं। जहां 2015 में नीलम सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, वहीं पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म त्रिदेव से अपनी नई फिल्मी पारी की शुरुआत की। इसके बाद 2017 में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की फिल्म सरकार राज आई। इसी साल पवन सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्य भी रिलीज हुई। हम रुआ से ब्याह करल चाहतनी। या तो हमहू करे के चाहता नहीं। 2017 में उन्होंने तबादला और धड़कन जैसी फिल्में भी दी, जिनमें उनकी को स्टार अक्षरा सिंह थीं। यानी सिर्फ 1 साल में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी ने भोजपुरी दर्शकों को 4 हिट फिल्में दी। और 2017 में ही एक और फिल्म आई थी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की फिल्म का नाम था पवन राजा। इस जोड़ी को मोनालिसा और पवन सिंह की हिट जोड़ी के बाद नया पसंदीदा जोधी माना जाने लगा। इस दौरान पवन सिंह अपने स्टेज शो में भी अक्षरा सिंह के साथ नजर आते थे। साथ ही भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड शो में भी अक्षरा सिंह उनके साथ दिखाई दी। इसके बाद 2018 में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की एक और बेहतरीन फिल्म सैयान सुपरस्टार रिलीज हुई। लेकिन इस फिल्म के बाद ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह के ऊपर ब्रेक लगा दिया। जहां 8 मार्च 2015 को पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह का निधन हुआ, वहीं 8 मार्च 2018 को पवन सिंह ने यूपी के बलिया निवासी ज्योति सिंह से शादी की। पवन सिंह की शादी के बाद अक्षरा सिंह ने हिंदी रस और शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पवन सिंह के बारे में आरोप भी लगाई। अक्षरा सिंह के अनुसार उन्हें पवन सिंह की शादी की खबर तक नहीं लगी थी। जब उन्हें यह खबर मिली तो वे पटना पहुंची, जहां उनका कहना है कि पवन सिंह ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया ताकि शादी में कोई बाधा न डाल सके। अक्षरा सिंह ने यह भी कहा कि वह कई सालों तक पवन सिंह के साथ रिश्ते में रही थीं और ज्योति सिंह की शादी के बाद भी पवन सिंह चाहते थे कि वह उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखें। ये बातें खुद अक्षरा सिंह की हैं। हालांकि यह तय करना मुश्किल है कि इनमें से कौन कितनी सच्चाई बोल रहा है। इस मामले में दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह की, जिसमें अक्षरा सिंह का भी एक बड़ा रोल रहा। पवन सिंह की शादी के बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह का ब्रेकअप हो गया। बाद में अक्षरा सिंह को ज्योति सिंह से कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। बस बातें यहीं से बिगड़ने लगीं। ज्योति सिंह ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताते हुए कहा कि
जब पवन सिंह ज्योति सिंह से यह कहकर घर से निकले कि वह फिल्म के मुहूर्त पर जा रहे हैं। उसी समय ज्योति सिंह ने बाद में पवन सिंह को कॉल किया, लेकिन पवन सिंह कॉल उठाने की बजाय उस कॉल को अक्षरा सिंह ने रिसीव कर लिया। इस समय पवन सिंह और अक्षरा सिंह पटना के एक होटल में ठहरे हुए थे। अक्षरा सिंह ने कॉल रिसीव करने के बाद ज्योति सिंह से साफ साफ कह दिया कि पवन सिंह की शादी उनके घर वालों के दबाव और मजबूरी में हुई थी तुमसे। पवन सिंह आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि पवन सिंह मेरे ही पति हैं। यही बात ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते में दरार की शुरुआत बनी। इसके बाद मामला और पेचीदा हो गया जब ज्योति सिंह ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि अक्षरा सिंह उस समय 3 महीने की गर्भवती थीं और पवन सिंह की संतान की मां बनने वाली थीं। यह आरोप ज्योति सिंह ने खुद लगाए थे। तो वहीं अक्षरा सिंह ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में यह दावा किया था कि प्रेगनेंसी वाली बात झूठ है, लेकिन अक्षरा सिंह ने यह स्वीकार किया कि पवन सिंह और उनके बीच रिलेशन था। इसके बाद ज्योति सिंह पवन सिंह से दूरी बनाने लगी और तलाक की मांग करने लगी। हालांकि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जिसमें ज्योति सिंह मेंटेनेंस के साथ साथ तलाक भी चाहती है। जहां यह पवन सिंह के लिए पहले ही एक मुश्किल समय था, वहीं एक और परेशानी उनके सामने आ गई, खासकर तब जब पवन सिंह ने फिर से बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। हाल ही में की घटना में जब ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ स्थित उनके सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में गईं, तो गेट पर ही गार्ड द्वारा उन्हें रोक दिया गया। लगभग 1 घंटे बाद पवन सिंह के घर वाले आए और ज्योति सिंह को फ्लैट में लेकर गए। पवन सिंह ने महिला पुलिस को भी बुलाया ताकि दोनों के बीच बैठकर सभी बातें शांतिपूर्वक और कानून के तहत हो सकें और किसी पर झूठा आरोप न लगे। इसके बाद पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पुलिस वहां इसलिए मौजूद थी ताकि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच हुई बातचीत कानूनी रूप से दर्ज हो सके। लेकिन इसी बीच ज्योति सिंह ने एक अलग ही कदम उठा लिया। उन्होंने एक वीडियो बनाते हुए कहा कि पवन सिंह उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और फोन पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो तब सामने आया जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। दरअसल ज्योति सिंह चाहती है कि पवन सिंह उन्हें चुनाव लड़वाने में मदद करें, लेकिन पवन सिंह का कहना था कि यह उनके बस की बात नहीं है। इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भी साफ किया, जिसका स्क्रीनशॉट आप सामने देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद जब पवन सिंह ने फिर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा ज्वाइन की, वही पार्टी जिसके खिलाफ उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था, तो इस पर भी लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी अपनी ओर से सलाह देते नजर आए, तो जाहिर है खेसारी कैसे पीछे रह सकते थे। उनके चाहने वाले छोटे भाई यानी खेसारी लाल यादव। जब मीडिया ने खेसारी लाल यादव से पूछा कि पवन सिंह पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और बाद में भाजपा बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इस विषय पर उनका क्या कहना है, तो खेसारी लाल ने हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में जवाब दिया। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच दोस्ती कितनी है और दूरी कितनी, यह तो भोजपुरी दर्शक अच्छे से जानते हैं। खासकर जब बात पवन सिंह पर टिप्पणी करने की हो, तो खेसारी लाल यादव हमेशा आगे रहते हैं। हालांकि खेसारी लाल पवन सिंह को अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है वे उनके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते। खैर, इस वक्त पवन सिंह जिन विवादों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह उनका चुनाव लड़ना ही माना जा रहा है, क्योंकि अब पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसी चुनावी चक्कर में कहीं ना कहीं पवन सिंह का डाउनफॉल भी देखने को मिला। साल 2022 के बाद से उनकी फिल्मों की रिलीज में कमी आने लगी, जिसका मुख्य कारण उनकी राजनीति में सक्रियता। साल 2024 में पवन सिंह को बीजेपी की ओर से लोकसभा का टिकट मिला था, वह भी पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से। लेकिन पवन सिंह चाहते थे कि उन्हें टिकट बिहार से दिया जाए, जो संभव नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को टिकट वापस कर दिया और निर्णय लिया कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए, लेकिन पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं पवन सिंह की लोकप्रियता के कारण बीजेपी नेता उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से वोट पवन सिंह के खाते में गए। हालांकि बाद में पवन सिंह एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। अब पवन सिंह दोबारा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अगला चुनाव कहां से लड़ते हैं।
हालांकि राजनीति में सक्रिय होने के कारण पवन सिंह की फिल्मों से दूरी बढ़ गई है और उनके एल्बमों के गाने भी अब पहले की तरह दर्शकों को कम सुनने और देखने को मिल रहे हैं। अगर पवन सिंह की यही इच्छा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके गानों और फिल्मों को देखने वाले दर्शक निराश तो जरूर है। हालांकि राजनीति में आने के बाद पवन सिंह लगातार गरीबों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वह बिहार के बाढ़ पीड़ित हों या किसी और प्रकार की सहायता की जरूरत वाले लोग। पवन सिंह हर मौके पर आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं और खुद को एक अच्छे नेता के रूप में साबित करना चाहते हैं। उम्मीद है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो एक बेहतर और उच्च स्तर पर जनसेवा का काम करेंगे।